جی कैफ 3 बिजनेस लॉ आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 15 मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन। इसमें हम आज जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है 3, प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये कौन लोग हैं? कोरम ऑफ जनरल मीटिंग और जनरल मीटिंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड। प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव में हम पढ़ेंगे सम टाइम कोई मेंबर अगर मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता तो क्या किसी कोई तरीका ऐसा है कि वो मीटिंग में अपनी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करवा सके, मीटिंग में मौजूद ना होने के बावजूद भी उसमें वोट्स वगैरह उसके कास्ट हो सके, डिसीजन मेकिंग में फिर भी हिस्सा ले सके। ये हम स्टडी करेंगे प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। कोरम से मुराद है वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो किसी भी मीटिंग में मौजूद होना चाहिए उस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, और थ्रू आउट द मीटिंग भी वो नंबर मौजूद होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो एक मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए जरूरी है उन्हें कोरम कहा जाता है। जनरल मीटिंग का कोरम क्या होगा ये हम स्टडी करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम स्टडी कर चुके हैं। याद है आपको क्या था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम? जी 4 or 1/3 whichever is higher। तो यहां पे हम स्टडी करने जा रहे हैं जनरल मीटिंग का कोरम। बोर्ड मीटिंग का कोरम हमने पहले पढ़ लिया था, इनको आपने मिक्स नहीं करना। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, जनरल मीटिंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि जनरल मीटिंग कंडक्ट हुई हो लेकिन बाद में उसकी कुछ प्रोसीडिंग्स या सारी मीटिंग को इनवैलिड करार दे दिया जाए? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। वो किन सिचुएशन में पॉसिबल है वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 स्टार्ट करते हैं, प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव। आपने इससे पहले अपनी अर्लियर स्टडी में पढ़ा होगा कि जो मेंबर है किसी भी कंपनी के मेंबर्स हैं वो 2 तरह के लोग हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो जो के मैं और आप इंडिविजुअल्स हैं, जो जिंदा है, सांस लेते हैं, खाते पीते चलते फिरते हैं, ये नेचुरल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? वो लोग जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, जैसे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वगैरह, ये ऑर्गेनाइजेशंस नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद के उनके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, मेंबर दोनों तरह के लोग बन सकते हैं। डायरेक्टर बनने के लिए नेचुरल पर्सन होना लाजमी है, लेकिन मेंबर बनने के लिए नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट के टॉपिक में याद होगा आपको हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह जो है ये मेंबर नहीं बन सकते, सॉरी ये डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, डायरेक्टर सिर्फ एक नेचुरल पर्सन बन सकता है। लेकिन कंपेयर कीजिए मेंबर के साथ, मेंबर में दोनों ऑप्शंस है, यानी नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी, कंपनी वगैरह भी। अब नेचुरल पर्सन अगर किसी वजह से किसी जनरल मीटिंग कंडक्ट हो रही है 20 मार्च को और वो उस जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उस दिन उसे कोई जरूरी काम है, उसने किसी और जगह जाना है, क्या उस मीटिंग में जो फैसले होंगे वो उनमें इनडायरेक्ट किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है? इसका जवाब है यस, पार्टिसिपेट कर सकता है। लॉ क्या कहता है? लॉ उसे ये कहता है आप इस तरह करो नेचुरल पर्सन को कि आप अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज दो। वो जो दूसरा पर्सन होगा आपके बिहाफ पे इस मीटिंग को अटेंड करेगा, उसमें डिस्कशन में हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अगर कोई वोटिंग होगी तो वो उसमें वोट भी कास्ट कर सकता है। यानी आप अपने नुमाइंदा बना के किसी और पर्सन को भेज दो। इस दूसरे पर्सन को कहते हैं हम प्रॉक्सी। इसी तरह जो आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे फेडरल गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट, इनके लिए तो कंफर्म है नेचुरल पर्सन में भी अपनी जगह पे किसी दूसरे बंदे को भेजे, में भी खुद चला जाए। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन के केस में तो कंफर्म है आर्टिफिशियल पर्सन खुद जाके मीटिंग अटेंड नहीं, कोई कंपनी अगर बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है वो खुद जाके मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती, खुद आर्टिफिशियल पर्सन या फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं, इन दोनों के बिहाफ पे लाजमी कोई ना कोई नेचुरल पर्सन जाके मीटिंग अटेंड करेगा। तो ये फर्क रखिएगा प्रॉक्सी में और रिप्रेजेंटेटिव में। प्रॉक्सी में भी कोई बंदा अपॉइंट करे, में भी ना करे। रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन मेंबर है तो लाजमी है उसे अपना कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजना पड़ेगा मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो रिप्रेजेंटेटिव की टर्म यूज होती है कंपनी या गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में।
کہ جب کمپنی یا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جن کمپنی کے ان کے پاس شیئرز ہیں، جن کمپنی کے وہ ممبر ہیں، ان کی جنرل میٹنگ ہے، اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ڈیسیژن میکنگ میں حصہ لینا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی خود پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، کسی اور انڈیویجولز کو جا کے کہیں گے کہ آپ ہمارے بہاف پہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کیجئے. اس انڈیویجول کو اب کی بار کیا کہیں گے؟ ریپرزینٹیٹیو. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے پراکسی اور ریپرزینٹیٹیو کا. دونوں ٹرمز کو آپ نے مکس نہیں کرنا. اب پراکسی کس کمپنی کے کیس میں آپ پراکسی اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ کمپنیز ہیونگ شیئر کیپٹل. جن کمپنیز کا شیئر کیپٹل، جیسے اگر میں کسی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوں، کسی کمپنی کا ممبر ہوں اور اس کمپنی کا شیئر کیپٹل ہے، تو پھر میرے پاس یہ رائٹ آئے گا کہ میں پراکسی اپوائنٹ کر لوں. اگر میں کسی ایسی کمپنی کا ممبر ہوں جس کا شیئر کیپٹل ہی نہیں ہے، تو پھر میں خود ہی جا کے میٹنگ کو اٹینڈ کروں گا، میری جگہ پہ کوئی دوسرا بندہ میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کر سکتا. تو یہ پراکسی اپوائنٹ کرنے کی آپشن کس کمپنی کے لیے ہے؟ کمپنی ہے، یعنی جس کمپنی کا شیئر کیپٹل ہے اس کمپنی کے نیچرل ممبرز جو ہوں گے، نیچرل پرسن ممبرز ہوں گے، ان کے پاس آپشن ہوگی پراکسی اپوائنٹ کرنے کی. اور یہ پراکسی اپوائنٹ کیسے کی جاتی ہے؟ کیسے؟ اب ایک بندہ، میں فرض کیجئے کمپنی کا ممبر ہوں اور میں ایک میٹنگ میں اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس کو اپنی جگہ پہ کسی دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہوں. اب دوسرا بندہ جنرل میٹنگ میں چلا گیا، پہنچ گیا. اب اس کمپنی کی مینجمنٹ کو کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میں نے اس بندے کو اپنا پراکسی اپوائنٹ کیا؟ لا یہ کہتا ہے کہ جو بھی بندہ اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو پراکسی بنا کے بھیج رہا ہے، وہ ریٹن فارم میں ایک پراکسی فارم بھی فل کرے گا. یہ پراکسی فارم وہ جو نوٹس آف جنرل اے جی ایم ہوتا ہے اس کے ساتھ ملتا ہے. اس پراکسی فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ کون بندہ کس کو اپوائنٹ کر رہا ہے اپنی جگہ پہ پراکسی کے طور پہ میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو پراکسی فارم کمپنی کو جمع کروانا ہوتا ہے. کب؟ میٹنگ والے دن. کیا؟ نہیں، میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے. کم از کم 48 گھنٹے پہلے. اگر میٹنگ سے ایک دن پہلے آپ نے پراکسی فارم جمع کروایا تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کم از کم 48 آورز بیفور اے جی ایم، یعنی جو میٹنگ کا سٹارٹنگ ٹائم ہے اس سے 48 آورز پہلے پراکسی فارم جمع کروانا چاہیے کمپنی میں. اب یہ کنسپٹ پراکسی کا کلیئر ہو گیا. یہ کنسپٹ اپلیکیبل ہے کن کمپنیز کے لیے؟ جن کا شیئر کیپٹل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں کسی کمپنی کا ممبر ہوں، میں نے اپنی جگہ پہ کسی دوسرے بندے کو پراکسی اپوائنٹ کرنا، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پراکسی فارم سبمٹ کرانا پڑے گا. اب ریکوائرمنٹ سنیے. ریکوائرمنٹ، یہ ریکوائرمنٹ دھیان سے پڑھیے گا، یہ کیس اسٹڈی میں ٹیسٹ کرتا ہوتا ہے ریکوائرمنٹس کو. کیا جس بندے کو میں اپنی جگہ پہ پراکسی اپوائنٹ کر رہا ہوں وہ بھی کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے یا وہ کوئی آؤٹ سائڈر بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بیسک. فرض کیجئے جیسے ایگزامپل، آپ ایک دن کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے بزی ہے، آپ اپنے کسی دوسرے کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی میری جگہ پہ جب سارا اٹینڈنس لگائے نا، میرا رول نمبر ہے، تم بول دینا، یس سر کر دینا. ٹیکنیکلی آپ نے اس بندے کو اپنا پراکسی اپوائنٹ کیا ہے، لیکن اس کیس میں لازمی ہے کہ جو آپ کا پراکسی ہے وہ بھی اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، ورنہ اس کلاس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا، اسے کلاس میں بیٹھنے نہیں دے گا. کیا کمپنی کے کیس میں بھی لازمی ہے کہ جس بندے کو میں اپنا پراکسی اپوائنٹ کر رہا ہوں وہ بھی کمپنی کا ممبر ہو؟ اس کا جواب ہے یس، نارملی یس. جو پراکسی ہے اس کا ممبر ہونا ضروری ہے، انلیس آرٹیکل الاؤ ادروائز. ہاں، اگر آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے کہ نان ممبرز بھی پراکسی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، پھر نان ممبر پراکسی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو اگر کسی کمپنی کے آرٹیکلز میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا پراکسی کے بارے میں، تو بتائیے کیا اس کمپنی کا کوئی ممبر کسی ایسے بندے کو پراکسی اپوائنٹ کر سکتا ہے جس کا کمپنی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے. تو پراکسی ممبر ہونا چاہیے. ہاں، اگر آرٹیکلز میں لکھا ہے، اگر آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے تو ایک نان ممبر بھی پراکسی اپوائنٹ ہو سکتا ہے. پھر دوسرا، پراکسی صرف ایک ممبر، صرف ایک پرسن کو پراکسی اپوائنٹ کر سکتا ہے ایک میٹنگ کے لیے. یعنی میں اگر میٹنگ ہو رہی ہے ایک بندے کو پراکسی اپوائنٹ کروں گا. اگر میں یہ کہتا ہوں میرے پاس 1,00,000 شیئر ہیں، 60,000 شیئر کے لیے مسٹر اے کو اپوائنٹ کر دیا، 40,000 شیئر کے لیے مسٹر بی کو اپوائنٹ کر لیا، یہ 2 پراکسی ہو گئے. لا اس کی اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے ایک ممبر چاہے وہ اس کے شیئر جتنے مرضی ہے وہ ایک ہی پرسن کو پراکسی اپوائنٹ کر سکتا ہے. اگر وہ ایک سے زیادہ پرسن کو پراکسی اپوائنٹ کرتا ہے تو ساری کی ساری پراکسیز انویلڈ. اگر ایک سے زیادہ پراکسیز اپوائنٹ کی جاتی ہے تو ساری کی ساری پراکسیز انویلڈ، وائڈ. ایگزام میں اس نے کیس سٹڈی میں پوچھا، اس نے کہا ایک مسٹر اے ہے،
उसने मिस्टर बी को भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, मिस्टर सी को भी कर दिया, पहले मिस्टर बी को किया बाद में मिस्टर सी को किया। तो बताइए मीटिंग को कौन अटेंड कर सकता है, मिस्टर बी के मिस्टर सी? इसका जवाब था कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? जब मल्टीपल प्रॉक्सीज को अपॉइंट किया तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगी, उसे सिर्फ एक पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अब सुनिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2011 की जो जनरल मीटिंग थी उसमें मैंने किसी और को प्रॉक्सी अपॉइंट किया, 2012 की जनरल मीटिंग में मैं किसी और को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दूं? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ये मल्टीपल प्रॉक्सी का केस नहीं है। मल्टीपल प्रॉक्सी का केस तब होता है जब आप एक ही मीटिंग के लिए एक से ज्यादा प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दें, वो मना है। नेक्स्ट, प्रॉक्सी फॉर्म साइंड बाय मेंबर। प्रॉक्सी फॉर्म मेंबर साइन करे और कंपनी को लॉन्च करना है, सबमिट करना है 48 आवर्स बिफोर मीटिंग। मीटिंग से 48 आवर्स पहले। अगर दरमियान में हॉलीडे आ गया तो 48 आवर्स को काउंट करने के लिए हॉलीडेज को एक्सक्लूड कर देंगे। तो मीटिंग स्टार्ट होने से कम से कम 48 घंटे पहले फॉर्म सबमिट करवाना लाजमी है कंपनी को। और इस प्रॉक्सी, अगर किसी मेंबर का शक हो ना कि भाई ये हमारी जनरल मीटिंग में बाहर का बंदा कौन आ गया, तो वो प्रॉक्सी फॉर्म, उसके प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकता है। हर मेंबर का राइट है कि प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकता। ये प्रॉक्सी के बारे में प्रोविजन थी। अब क्या प्रॉक्सी के कुछ राइट्स हैं? बिल्कुल राइट्स है। कौन से राइट्स है जरा देखिएगा गौर से। प्रॉक्सी टू अटेंड, मीटिंग को अटेंड करना इसका राइट है। अगर तो वो एक मेंबर है तो जाहिर है नॉर्मली भी वो मीटिंग को अटेंड करता, लेकिन अगर वो नॉन मेंबर है, आर्टिकल्स ने परमिशन दिया कि नॉन मेंबर को प्रॉक्सी पॉइंट कर सकते हैं। अगर परमिशन है तो एक नॉन मेंबर जब प्रॉक्सी पॉइंट हो जाएगा उसका राइट हो जाएगा, वो मीटिंग को अटेंड भी कर सकता है, स्पीक एट मीटिंग, मीटिंग में डिस्कशन में हिस्सा भी ले सकता है, एंड वोट एट जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग में वोट भी कास्ट कर सकता है। यानी जो मेंबर्स के राइट्स थे वो इसको राइट मिल गए। यहां तक क्लियर? अच्छा, लेकिन जहन में रखिए वोट कास्ट करने के दो सिस्टम थे, हमने कल पढ़े थे। कौन कौन से था? शो ऑफ हैंड और पोलिंग। अब बताइए क्या दोनों सिस्टम में वोट कास्ट कर सकता है कि एक में कर सकता है दूसरे में नहीं? हारी पोल में कर सकता है। शो ऑफ हैंड में आपको पता है प्रॉक्सी कैन नॉट वोट। शो ऑफ हैंड के रूल्स पढ़े थे ना? तो ये जो वोट की बात कर रहा है ना, ये शो ऑफ हैंड में नहीं है, ये पोलिंग के सिस्टम में है। शो ऑफ हैंड में इसके पास ये राइट नहीं होता वोट करने का। फिर टू बी काउंटेड फॉर कोरम, कोरम के लिए काउंट किया। इसका ये राइट है कि जब कोरम की तादाद पूरी की जा रही होगी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मौजूद है कि नहीं, तो इसको भी काउंट किया जाएगा। लेकिन अगेन जहन में रखिएगा, जिस तरह वोटिंग के दो तरीके थे ना, दो तरीकों से वोटिंग हो सकती है, पोलिंग के जरिए से, शो ऑफ हैंड के जरिए से, उसी तरह कोरम को भी दो तरीकों से पूरा किया जाता है। एक देखा जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट है, और दूसरा कोरम डिसाइड करते हुए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग देखा जाता है कि परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कितनी है मिनिमम। याद रखिए कोरम की तादाद गिनते हुए जब नंबर ऑफ मेंबर्स को गिनेंगे तो इसको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन जब परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग को काउंट किया जाता है तो फिर इसे गिना जाता है। तो अगेन जिस तरह वोटिंग के दो मेथड थे, एक में इसका राइट था दूसरे में नहीं था, उसी तरह कोरम भी दो तरीकों से डिटरमिन होता है, एक में इसको काउंट किया जाता है दूसरे में नहीं किया जाता। कहिए ना आप जब उस कंसेप्ट पे पहुंचे तो आप कहें सर यहाँ पे तो आप कुछ और कह रहे हैं कि प्रॉक्सी को जो है वो काउंट नहीं करना, उधर प्रॉक्सी के राइट्स में आपने कुछ और बताया था। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया वोटिंग को भी कोरम को भी। फिर टू डिमांड पोल, पोलिंग को डिमांड किया जा सकता है। मुझे जरा बताइए पोलिंग को कौन डिमांड कर सकता है? एक तो चेयरमैन की ऑप्शन थी ना, वो अपनी ऑप्शन पे पोलिंग को कॉल कर सकता है। क्या मेंबर्स पोलिंग डिमांड कर सकते हैं? क्या रिक्वायरमेंट थे? 10% वोटिंग पावर हो। तो इसका मतलब है जब 10% ये वोटिंग पावर काउंट की जा रही होगी तो वोटिंग पावर काउंट करते हुए प्रॉक्सी को काउंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो ये प्रॉक्सी डिमांड पोल डिमांड कर सकता है। ये थे राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्रॉक्सी में जो मेन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होता है वो कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सबमिट करवाना होता है? प्रॉक्सी फॉर्म। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव की तरफ। आर्टिफिशियल पर्सन मीटिंग को अटेंड कर नहीं कर सकता, किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने के लिए प्रॉक्सी फॉर्म नहीं फिल किया जाता,
बल्कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है कंपनी के, सर हमने इस बंदे को अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पे, और अनफॉर्चुनेटली ICAP के कुछ पास पेपर के क्वेश्चन में भी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने के लिए भी वर्ड प्रॉक्सी फॉर्म यूज किया गया है या वर्ड प्रॉक्सी यूज किया गया है, जो कि मेरे ओपिनियन में मुनासिब नहीं, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। प्रॉक्सी के लिए वर्ड प्रॉक्सी यूज होना चाहिए, और अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन किसी को अपॉइंट कर रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके लिए प्रॉक्सी फॉर्म नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए। बट तो ये आपने ध्यान में रखना है एग्जाम में कि जिस बंदे को भेजा जा रहा है उसे नेचुरल पर्सन भेज रहा है या कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन भेज रहा है, उस लिहाज से हमारा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। नेचुरल पर्सन के केस में प्रॉक्सी फॉर्म की तरफ लेके जाएंगे डिस्कशन को, आर्टिफिशियल पर्सन के केस में पावर ऑफ अटॉर्नी की तरफ लेके जाएंगे। अब अगर कंपनी है, कंपनी किसको, एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को कंपनी अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है, वो चाहे उनका कोई ऑफिस डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, कोई चाहे गांव में चलता फिरता बंदा हो, किसी भी पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन की तरफ से ऑथोराइज्ड हो, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करके उस बंदे को ऑथोराइज किया हो। बंदा कोई भी हो सकता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथोराइज करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे जाके दूसरी कंपनी की मीटिंग को अटेंड करें। ठीक है, फर्ज कीजिए यूफोन PTCL की सब्सिडरी है, अब PTCL यूफोन की जनरल मीटिंग को खुद तो अटेंड नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी पर्सन को भेजेगा। उसे क्या कहेंगे, प्रॉक्सी के रिप्रेजेंटेटिव। उस पर्सन के पास क्या सबूत होगा कि मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। और पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसने ऑथोराइज करना है, हाँ जी, ये बोर्ड, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से रेजोल्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन होनी चाहिए। इनफैक्ट एक तरह से यूं कह लीजिए कि इस रेजोल्यूशन की बेस पे ही पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी जाएगी और उसके हैंडओवर की जाएगी। फिर इसके बाद इसके राइट्स सेम होंगे, राइट्स और पावर जैसे कि कंपनी के हो गए, यूं समझा जाएगा जैसे कंपनी के राइट्स हैं उसी तरह इसके भी राइट्स होंगे। और तकरीबन सिमिलर प्रोविजन है गवर्नमेंट के केस में। ठीक है, कि गवर्नमेंट भी किसी भी पर्सन को, अपने किसी एम्प्लॉय को भी, किसी भी महकमे के एम्प्लॉय को कह सकती है कि आप जाके मीटिंग अटेंड कीजिए हमारे बिहाफ पे। लेकिन जिस तरह कंपनी के केस में ऑथोराइज किया था बोर्ड रेजोल्यूशन के जरिए से, उसी तरह गवर्नमेंट के केस में भी गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी। लेकिन जाहिर है उसके लिए गवर्नमेंट का कोई ना कोई सेक्रेटरी या ऑफिशियल जो होते हैं वो नोटिस इशू करेंगे, सर्कुलर इशू करेंगे, और इसकी भी सेम राइट्स और पावर्स होंगी जो कि गवर्नमेंट की होती हैं। रिप्रेजेंटेटिव की सेम पावर्स होती हैं, जो अथॉरिटी उसको अपॉइंट करने जा रही है उसके जो राइट्स और पावर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव के भी सेम राइट्स और पावर होंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग पावर टू अपॉइंट प्रॉक्सी, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर फर्दर गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव फर्दर किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ये हमारे कंसेप्ट थे प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 कंप्लीट हो गया। इनके पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, पास पेपर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब स्टडी करते हैं, चलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 कोरम ऑफ जनरल मीटिंग की तरफ। कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, आपको जनरल मीटिंग भी पता है क्या है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, और कोरम का मतलब भी क्या है, वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सन जो कि मीटिंग में मौजूद होना जरूरी है ताकि मीटिंग को अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जा सके, स्टार्ट किया जा सके। अब मिनिमम नंबर क्या है, अच्छा फिर से मुझे बता दीजिए, वो डायरेक्टर्स के केस में, बोर्ड मीटिंग के केस में कोरम क्या था, 4 आर भूल गए आप। ठीक है, आपने याद रखे कोरम को, जहां पे एक कंसेप्ट 2 या 3 जगह पे यूज हो रहा होता है, आपने उसमें डिफरेंस को जरूर ध्यान में रखना है। तो डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोरम की तादाद थी 4, 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। ठीक है, 1/3 और 4 विच एवर इज हायर, कंफर्म कर लीजिएगा, यही थे ना। लिस्टेड कंपनी के, अब एक कोरम ऑफ जनरल मीटिंग है, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग नहीं है, जनरल मीटिंग। लिस्टेड कंपनी के केस में कोरम होगा 10 मेंबर्स विद 25% वोटिंग पावर। अच्छा, कोरम जेन में रखिएगा, कोरम में दोनों कंडीशन पूरी होना जरूरी है।
یعنی 10 ممبرز بھی ہوں اور ان ممبرز کے کم از کم 10 ممبرز ہوں پریزنٹ, اور ان ممبرز کے پاس 25% ووٹنگ پاور بھی ہو. اس کا مطلب اگر 12 ممبرز ہیں, ہر ایک کے پاس 2% شیئرز ہیں, کیا کورم پورا ہوگا؟ 12 ممبرز, یہ والی کنڈیشن تو پوری ہو رہی ہے, ہر ایک کے پاس 2% شیئر ہے تو 24 ہو گئے, یہ والی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی, کیا کورم پریزنٹ ہے؟ کورم پریزنٹ نہیں. دونوں کنڈیشن پوری ہونا ضروری ہے کہ 10 ممبرز ہوں اور ان کے پاس 25% ووٹنگ پاور ہو. اچھا, اب 10 ممبر جب آپ نے گننے ہیں تو اس میں جو ممبر پریزنٹ ہے صرف انہی کو گننا ہے, پروکسی کو کاؤنٹ نہیں کرنا. یعنی جو فزیکلی میٹنگ میں پریزنٹ ہے, چاہے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے, ویڈیو لنک کے ذریعے سے اٹینڈ کر رہے ہیں, ان کو بھی گننا ہے, لیکن پروکسیز کو کاؤنٹ نہیں کرنا. یہ جو نمبر آف ممبرز کی کوئی گنتی کرنی ہے اس میں پروکسی کو کاؤنٹ نہیں کرنا, لیکن جب ووٹنگ پاور کی گنتی کرنی ہے تو پھر پروکسی کو کاؤنٹ کرنا ہے. جیسے 12 ممبرز ہیں, ان کے پاس 24% ووٹنگ پاور ہے, لیکن ایک ممبر ایبسینٹ ہے, اس کے پاس 5% ووٹنگ پاور تھی, اس نے کسی دوسرے ممبر نمبر 7 کو اپنا پروکسی پوائنٹ کر دیا. اب 12 ہے, یہ کنڈیشن بھی پوری ہو رہی, ان کے پاس کتنی پاور؟ 29%, یہ بھی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. کیوں؟ اصل میں تو ان 12 کے پاس 24% شیئر ہے. یہ 25% کاؤنٹ کرتے ہوئے ہم نے پروکسی کو بھی انکلوڈ کرنا ہے. کلیئر؟ تو یہ وہ منیمم تعداد ہے جو کہ کمپنیز ایکٹ کے مطابق ہونا ضروری ہے. اچھا, اینڈ میں کہہ رہا ہے آرٹیکلز ایک لارجر نمبر کو بھی فکس کر سکتے ہیں. یعنی اگر آرٹیکلز چاہیں تو کیا یہ پروویژن رکھ سکتے ہیں لسٹڈ کمپنی کے کیس میں کہ منیمم نمبر آف ممبرز ہوں گے پریزنٹ 20 اور ان کے پاس ووٹنگ پاور ہونی چاہیے 50%. کیا آرٹیکلز یہ کنڈیشن امپوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. لارجر نمبر کو کر سکتے ہیں, اسمالر کو نہیں کر سکتے. اگر آرٹیکلز میں یہ لکھا ہو منیمم نمبر 5, ان کے پاس 12.5% ووٹنگ پاور, پھر وہ کورم بن جائے گا, کیا یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ وائلیشن ہو جائے گی. اسمالر نمبر پہ آرٹیکلز کنڈیشن نہیں امپوز کر سکتے, لارجر نمبر کے لیے کر سکتے ہیں. یہ تو ہے لسٹڈ کمپنی. اچھا, ان لسٹڈ کمپنی ہیونگ شیئر کیپٹل, ان لسٹڈ کمپنی کے لیے جس کا شیئر کیپٹل ہے اس کے لیے کیا کورم کی ریکوائرمنٹ ہے؟ اس کے لیے کورم کی ریکوائرمنٹ ہے 2 ممبرز جو پریزنٹ ہونے چاہیے. سیم یہی ہے, فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ 10 کی بجائے 2 ہے. ان لسٹڈ کے لیے 2 ممبر پریزنٹ ہو اور 25% ہونے چاہیے. یہ ان لسٹڈ کمپنی ہیونگ شیئر کیپٹل کا کورم ہے. اور ایسی ان لسٹڈ کمپنی جس کا شیئر کیپٹل نہیں ہے, ٹھیک ہے, لمیٹڈ بائی گارنٹی ناٹ ہیونگ شیئر کیپٹل, ایسی ان لسٹڈ شیئر کیپٹل نہیں ہے, اس کا کورم کیا ہوگا؟ اس کا کورم اس کے آرٹیکلز کے مطابق. تو یہ ہمارا کورم کی ریکوائرمنٹس کلیئر ہو گئے. آگے چلتے ہیں. اگر کورم ود ان 30 منٹس پریزنٹ نہیں ہوتا, آدھا میٹنگ سٹارٹ ہوئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا, آدھے گھنٹے تک کورم پریزنٹ نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے؟ کیا مزید انتظار کرنا چاہیے؟ لا کہتا ہے نہیں, آپ نے پہلے ہی آدھا گھنٹہ انتظار کر لیا. میٹنگ تک کا ٹائم تھا 9 بجے, 9:25 تک کورم پورا نہیں تھا, 9:27 میں کورم پورا ہو گیا, میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن اگر 9:30 ہو گئے اور کورم پورا نہیں ہوا, اب کیا ہوگا؟ لا کہتا ہے اب ہوگا یہ, اگر تو میٹنگ ممبرز نے کال کی تھی نا تو میٹنگ کو ڈیزالو کر دو. یعنی لا یہ کہتا ہے, ایس سی پہ کہتا ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ممبرز نے میٹنگ کال کی اور ممبرز ہی نہیں پہنچے. ممبرز نے میٹنگ کال کی, اس کا مطلب ہے ممبر سیریس نہیں ہے, میٹنگ کو ڈیزالو کر دو. ڈیزالو کا مطلب بالکل ختم. ایک ہوتا ہے ڈیزالو, ایک ہوتا ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا کینسل, ایک ہوتا ہے پوسٹ پون. آپ نے کسی کے ساتھ میٹنگ کی, اب آپ نے اس سے نہیں ملنا, آپ کہیں گے میٹنگ کینسلڈ. اب آپ نے میٹنگ کی لیکن آپ ملنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کہ آج مصروف ہے, آپ کہیں گے میٹنگ پوسٹ پون کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ڈیزالوڈ کا مطلب ہے میٹنگ کینسل, اور ایڈجورنڈ کا مطلب ہے میٹنگ پوسٹ پون. اگر میٹنگ ڈائریکٹرز نے کال کی ہے نا تو اور 30 منٹ تک کورم پورا نہیں ہوا تو یاد رکھیں یہ میٹنگ کینسل نہیں کی جاتی, پوسٹ پون ہو جاتی ہے. یعنی یہ نیکسٹ ویک میں پوسٹ پون ہو جائے گی, ٹھیک ہے, سیم ڈے میں اور سیم پلیس پہ, سیم ٹائم پہ.
एडजॉर्न हो जाएगी टू नेक्स्ट वीक। और अगर एडजॉर्न मीटिंग हो गई उसमें भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, कोरम इज नॉट प्रेजेंट एट एडजॉर्न मीटिंग में, तो फिर जो 2 मेंबर्स भी अगर इकट्ठे हो गए ना, 2 मेंबर्स भी, तो उसको भी कोरम मान लिया जाएगा। क्योंकि कमीशन ये कहता, लॉ ये कहता है कि डायरेक्टर्स ने, ये वाली मीटिंग डायरेक्टर्स ने कॉल की ना, तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स ने के लिए किसी चीज के ऊपर फैसला लेना, उनसे डिसीजन करवाना मेंबर्स का। तो अब अगर पहली मीटिंग में भी मेंबर पूरे नहीं हुए, दूसरी में भी पूरे नहीं हुए, तो उसको इस तरह थोड़ी चलाना लंबे अरसे तक कि भाई अगले हफ्ते फिर शिफ्ट कर दे, फिर अगले हफ्ते शिफ्ट कर दे। अगर एक दफा एडजॉर्न मीटिंग हो गई और एडजॉर्न मीटिंग में भी मेंबर कोरम पूरा नहीं होता, तो फिर 2 मेंबर जो मौजूद होंगे उन्हीं को कोरम समझ लिया जाएगा। 2 लोग भी आगे ना, 2 लोग, उनको भी हम कोरम मान लेंगे। अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर्टिकल्स में कुछ, यानी अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है नहीं दोबारा मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी, तो उस सूरत में हो सकता है कि दोबारा मीटिंग एडजॉर्न हो जाए। वरना आर्टिकल्स अगर साइलेंट है तो फिर क्या होगा, एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर 2 मेंबर्स भी मौजूद हैं तो उसे कोरम मान लिया जाएगा। यह है कोरम। तो जरा बताइए, कोरम की रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है? 10 मेंबर प्रेजेंट पर इन पर्सन प्लस 25% वोटिंग पावर। और अनलिस्टेड के केस में, और ये मेंबर्स को काउंट करते हुए प्रॉक्सी को काउंट करना है नहीं, और वोटिंग पावर को काउंट करते हुए प्रॉक्सी को काउंट कर। अगर किसी जनरल मीटिंग में कोरम पूरा ना हो तो क्या करेंगे? मेंबर ने कॉल किया तो डिसॉल्व, डायरेक्टर ने कॉल किया तो एडजॉर्न। और एडजॉर्न मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, 2 मेंबर्स भी कोरम बना लेंगे अगर मौजूद हुए, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। और उसमें टाइम कितना है? 30 मिनट। इससे पहले हमने कोई एक केस पढ़ा था जिसमें 15 मिनट थे, बता सकते हैं कौन सा केस था? हाँ, कल परसों पढ़ा था 15 मिनट वाला, कि अगर मीटिंग तो है, उस मीटिंग का कोई चेयरमैन भी होना चाहिए। अगर चेयरमैन 15 मिनट तक मौजूद नहीं होता तो फिर डायरेक्टर में, चेयरमैन के लिए इंतजार करना है 15 मिनट, लेकिन कोरम के लिए कितना इंतजार करना है? 30 मिनट। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। फिर जनरल मीटिंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड, क्या जनरल मीटिंग सारी की सारी या उसकी कोई प्रोसीडिंग्स इनवैलिड करार दी जा सकती है? सारी की सारी मीटिंग का मतलब कोरम मौजूद ही नहीं था सारी मीटिंग में, ठीक है, कोरम के बगैर ही मीटिंग कंडक्ट करवा ली गई, तो जाहिर है इस मीटिंग के जितने भी फैसले होंगे वो इलीगल है, मीटिंग इलीगल, इनवैलिड, जो मीटिंग में फैसले वो भी इनवैलिड। और फर्ज कीजिए कि कुछ फैसले इसके ठीक थे, कुछ फैसलों में गड़बड़ हुई, तो क्या मीटिंग के उन फैसलों में जिनमें गड़बड़ हुई उनको वैलिड करार दिया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल करार दिया जा सकता है। तो सारी की सारी जनरल मीटिंग या प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग, इसको इनवैलिड करार दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? कैसे दिया जा सकता है? ये कंसेप्ट तकरीबन, सारा नहीं, तकरीबन ऐसा ही है, सिमिलर है, एग्जैक्ट नहीं, सिमिलर है। किस कंसेप्ट से? वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स। स्टडी किया था हमने, जरा बहाने से रिवीजन कर लेते हैं। क्या शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी किया जा सकता है? क्या कंडीशन है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो प्लस 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास भी अप्रूवल दे। क्या इस वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स की रेजोल्यूशन को इनवैलिड करार दिया जा सकता है? क्या उसकी क्या कंडीशन थी? पहली चीज, कितने मेंबर्स होने चाहिए अफेक्टेड क्लास के? नहीं याद, याद नहीं करके आते। कितने मेंबर्स होने चाहिए? 10%। 10 थे क्या 20 थे? 10 थे क्या 20 थे? नहीं कॉन्फिडेंट। 10%। किसके पास जाना है? रजिस्ट्रार के पास के कमीशन के पास? नहीं, कमीशन के पास। ये हाल है। रजिस्ट्रार के पास, कोर्ट के पास जाएंगे, हालांकि कोर्ट के पास जाना है। 10% ऑफ मेंबर्स कोर्ट के पास जाएंगे कितने दिनों में? 45 डेज में या 60 डेज में के 90 डेज में?
30 days میں جائیں گے بھائی کورٹ کے پاس. 10% ووٹنگ پاور ود ان 30 days آف ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے کورٹ کے پاس جائیں گے اور اس سے جا کے کیا کہیں گے, پروف کیا کرنا ہے. حالانکہ کہا بھی تھا سملر ہے کنسپٹ, تو وہ نہیں یاد تو آپ یہاں سے بھی دیکھ کے بتا سکتے تھے نہیں دیکھ کے. لیکن اگر غور سے سنا ہوتا, یہ اگر پہلے یاد کیا ہوتا تو نہ وہ یاد کیا نہ یہ غور سے سنا. بتائیے کورٹ کے پاس جا کے انہوں نے کیا پروف کرنا تھا شیئر ہولڈرز نے, بتائیے کیا مٹیریل ڈیفیکٹ اومیشن نوٹس غلط. میں نے کہا تھا ایگزیکٹ نہیں ہے, سملر ہے اس کنسپٹ سے. یہ 3 پوائنٹ سملر ہے, یہ فرق ہے, یہ پوائنٹ فرق ہے. ایسے نہیں آپ کی توجہ ادھر دلائی تھی. ایگزامنر بھی اسی طرح کرتا ہے, آپ کو ہنٹ بھی وہ دیتا ہے کہ جس سے آپ غلط ڈیسیژن میں پہنچے. کیا ثابت کرنا ہوتا تھا شیئر ہولڈرز نے ویریشن کو ریورس کروانے کے لیے کہ مٹیریل انفارمیشن ان سے چھپائی گئی تھی, کنسیل کی گئی تھی, جو اگر انہیں پتا چلتی تو وہ ریزولوشن پاس نہ ہونے دیتے, اور چینج ہارمفل ہے, ڈیٹریمنٹل ٹو دی انٹرسٹ آف ممبرس. یہ 2 چیزیں پروف کرنی تھی. ادھر یہ چیزیں نہیں, ادھر یہ نہیں ہے کہ جی جنرل میٹنگ میں ہو گئے جی کچھ فیکٹس چھپائے گئے تھے, نہیں. یہاں پہ کیا کہتا ہے کوئی مٹیریل ڈیفیکٹ یا اومیشن تھی نوٹس سینڈ کرنے میں یا کوئی اور ارریگولرٹی تھی میٹنگ کنڈکٹ ہونے میں. یعنی نوٹس سینڈ کرنے میں یا میٹنگ کنڈکٹ ہونے میں کوئی مٹیریل ڈیفیکٹ تھا. جیسے ایک ممبر آ کے کہے کہ سر میرے پاس 30% شیئر ہے اور مجھے ہی نوٹس نہیں بھیجا میٹنگ کا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, اور میٹنگ کروا لی, فیصلے کروا لیے انہوں نے, تو اس میٹنگ کو کینسل کروایا جائے. اب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کیا کورٹ اس کے کہنے پہ فوری جنرل میٹنگ کو کینسل کر دے گا, اس کی پروسیڈنگ کو نہیں. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کیا یہ ایکسیڈنٹل اومیشن تھی یا ڈیلیبریٹ اومیشن تھی. ایکسیڈنٹل اومیشن آف سینڈنگ نوٹس سے آپ کو پتا ہے وہ انویلڈ نہیں ہوتا, لیکن اگر فیکٹ سے پتا چلے کہ جان بوجھ کے اس کو نوٹس نہیں بھیجا تھا یا کمپنی کا قصور ہے, اس صورت میں کورٹ اگر یہ ثابت ہو جائے تو کورٹ انویلڈ قرار دے دے گی میٹنگ کو. ٹھیک ہے. اور یہاں دوسرے نمبر پہ کیا کہ جو ممبرز موجود تھے ان کے رائٹس کو پریونٹ کیا گیا. وہ رائٹ جیسے کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے, 30% والے کو بھی نوٹس بھیجا, وہ میٹنگ میں گیا بھی, لیکن جب ووٹنگ ہوئی اس کے ووٹس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا. اس کے ووٹ کو کیا وہ ممبر اپنے رائٹس کو افیکٹولی یوز کر سکا؟ نہیں, ڈائریکٹرز نے اس کے رائٹس کو پریونٹ کیا. ان 2 کیسز میں پھر کورٹ کیا کرے گا, جنرل میٹنگ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے گا. میں کچھ بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. یہ کنسپٹ ایک چیز ہمیشہ سمپل ذہن میں رکھیے گا, یہ کورٹ کی پاور 2-3 جگہوں پہ ایکسرسائز ہوتے ہمیں نظر آتی ہے, اور کورٹ نارملی یہی کہتا ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی مسئلہ ہے جس کے لیے آپ نے میرے پاس آنا ہے تو ممبرز کی تعداد 10% ہونی چاہیے, وقوع ہونے کے 30 دن کے اندر آنا. ٹھیک ہے, یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ویریشن ان شیئر ہولڈرز رائٹس میں بھی یہی تھا, 10% ووٹنگ پاور 30 دن کے اندر کورٹ کے پاس جائیں گے. یہاں پہ بھی جنرل میٹنگ کو انویلڈ قرار دینا ہے. یہاں پہ بھی سملر کنسپٹ کیا کہ 10% آف شیئر ہولڈرز 30 دن کے کورٹ کے پاس. اور مجھے ایک اور کنسپٹ یاد آ گیا, آپ نے ریکال نہیں کروایا, کورٹ والی بات کسی اور جگہ پر. ڈائریکٹرز کے الیکشن کو انویلڈ قرار دینے میں یہ ایک بات پڑھی تھی ہم نے, یہ کنسپٹ پڑھا ہوا ہم نے کہ ڈائریکٹر کے الیکشن کو انویلڈ قرار دیا جا سکتا. پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو اس میں انویلڈ قرار دینے کے لیے کیا کرتے تھے, کس کے پاس جاتے تھے؟ کمیشن کے پاس کے رجسٹرار کے پاس, کورٹ کے پاس. شاباش. کون جاتے تھے لوگ؟ کتنے % والے یاد ہے؟ یہ ذرا مجھے دیکھ کے کنفرم کر کے بتائیں کہ یہ بھی وہی کنسپٹ ہے کہ نہیں. میں تب تک یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ کنسپٹ ویسا ہی ہے جیسا ویریشن ان شیئر ہولڈرز رائٹ یا انویلڈ قرار دینا, انویلڈ بی او ڈی کے الیکشن کو, بی او ڈی کے الیکشن کو انویلڈ قرار دینے کے لیے بھی
कोर्ट के पास जाते थे और उसमें भी देखें मिलती जुलती कंडीशन है। कौन कौन सी है? 10% वोटिंग पावर है, 30 डेज है, अप्लाई टू कोर्ट है, प्रूव क्या करना उधर? मटेरियल इरेगुलरिटी। ठीक है, क्योंकि बीओडी का इलेक्शन और जनरल मीटिंग, इलेक्शन भी जनरल मीटिंग में होता ना, तो इसीलिए उसकी कंडीशन भी मैच कर रहे हैं। तो ये तीनों कंसेप्ट आपने इकट्ठे एक दफा पढ़ के इनको तकरीबन एक ही कंसेप्ट है स्वाय इन कंडीशंस के, ये प्रूव क्या करना कोर्ट में जाके, इनको आपने कवर करना। क्लियर हो गया जी? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें आज। वैसे प्लान तो मेरा था नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने का। हाँ, एक कंसेप्ट से याद आ गया। हाँ जी 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 जी, वो कौन सा था? वो था कंसेप्ट रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन वाला, पेज 308 पे। पेज 308 पे रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्या है? क्या एक कंपनी, एग्जाम में उसने केस स्टडी पूछी, उसने कहा एक कंपनी ने, ये कंसेप्ट रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन वाला आपको याद होगा, हमने डायरेक्टर्स में भी पढ़ा था, डायरेक्टर चैप्टर 13 में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा चले, फिर तो आसान हो गया। क्या पढ़ा था सुनाएं। कि अगर फर्ज कीजिए डायरेक्टर से कोई अप्रूवल लेनी है लेकिन बोर्ड मीटिंग नहीं करवानी क्योंकि डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या रिसेंटली बोर्ड मीटिंग लैंड नहीं है, डायरेक्टर से रेजोल्यूशन अप्रूव करवानी है, क्या तरीका होगा? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के असूल क्या है जी? सारे डायरेक्टर को भेजना है जी? जो सिर्फ आउट ऑफ कंट्री है सिर्फ उनको भेजना है? ये तो नहीं मैंने सिखाया, सब कुछ आएगा। ठीक है, और इसमें एक डायरेक्टर जो एक दफा अप्रूव कर दे, इसके साथ नेसेसरी वर्किंग पेपर अटैच होंगे उस रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो है। एक दफा डायरेक्टर अगर अप्रूव कर दे, वो इसको रिवोक कर सकता है अपनी अप्रूवल को? नहीं कर सकता। तो ये जब सर्कुलेशन के जरिए से रेजोल्यूशन पास हो गई, ये प्रीवियस वाली मीटिंग के मिनट्स में इंक्लूड की जाएगी या नेक्स्ट मीटिंग में? नेक्स्ट मीटिंग के मिनट्स में। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे हमें समझा रहा है कि मेंबर की, अगर मेंबर से कोई रेजोल्यूशन पास करवानी है वो भी सर्कुलेशन के जरिए से हो सकती है, सिर्फ डायरेक्टर नहीं, मेंबर्स की भी हो सकती है। शर्त क्या है? पहले वो कह रहा है जो कंपनी है वो लिस्टेड ना हो, लिस्टेड कंपनी की मीटिंग और ऑर्डिनरी बिजनेस ना हो, लिस्टेड कंपनी ना हो और ऑर्डिनरी बिजनेस ना हो, इनकी रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के जरिए से पास नहीं होगी। बाकी की रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के जरिए से पास होगी, यानी प्राइवेट कंपनी या ऐसी पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, इसके मेंबर्स 50 तक हो, 50 तक, इन कंपनीज में रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास हो सकती है। ठीक है, लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए, ऑर्डिनरी के लिए नहीं। ऑर्डिनरी बिजनेस तो आपको पता है एजीएम में ही होगा, ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में अप्रूव होता है। इन केस में कौन कौन सी कंपनीज रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं थ्रू सर्कुलेशन? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड हैविंग 50 मेंबर, ये कंपनी सर्कुलेशन के जरिए से रेजोल्यूशन पास कर सकती है। और किस टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर? ऑर्डिनरी, स्पेशल या दोनों पे? स्पेशल बिजनेस के ऊपर, क्योंकि स्पेशल बिजनेस है, कोई अर्जेंट जरूरत है तभी तो सर्कुलेशन की जरूरत पड़ी, वरना मीटिंग में नहीं तो सारे फैसले कर सकते जो एजीएम में होनी है। अब बताइए, जो रेजोल्यूशन सबमिट करवाई जाएगी, सर्कुलराइज करवाई जाएगी, किन किन मेंबर्स को सर्कुलराइज? जो पाकिस्तान से बाहर है सिर्फ उनको? सबको। इसके साथ उसके नेसेसरी वर्किंग पेपर होंगे कि नहीं होंगे? और मुझे याद आ गया, स्पेशल बिजनेस के केस में नोटिस ऑफ एजीएम के साथ क्या क्या चीजें अटैच होती थी स्पेशल बिजनेस के केस में? जरा पता चले ना वर्किंग पेपर क्या क्या हो सकते हैं। स्पेशल बिजनेस के केस, कंपनी की एजीएम का नोटिस भेज रहे हैं, उसमें एक स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होना है, उस स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन नोटिस में मौजूद होनी चाहिए? जिसके लिए स्पेशल पास करते हैं, अगर हम एडिटेशन करनी हो आर्टिकल्स में तो वो भी करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स और इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, और अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल बिजनेस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसीडरेशन स्पेशल बिजनेस होता है। और तो ड्राफ्ट जो स्पेशल बिजनेस की
स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करनी होगी उसका ड्राफ्ट, और अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अप्रूव होना है, तो वो किस जगह पे जाके इंस्पेक्ट किया जा सकता है, जैसे आर्टिकल्स या मेमोरेंडम की अल्टरेशन है, किस जगह पे इंस्पेक्ट किया जा सकता है जाके, वो चीजें मौजूद होना जरूरी है। कोई नहीं याद, आगे चलते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं, पीछे कंसेप्ट। तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन समझ आ गई मेरे भाई? मुझे नहीं समझ आई, समझाए जरा। हाँ जी, क्या कंसेप्ट है कि सर्कुलेशन के जरिए से भी मीटिंग करवाए बगैर रेजोल्यूशन पास करवाना। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का मतलब क्या है? मीटिंग करवाए बगैर रेजोल्यूशन पास करवाना। कैसे करवा सकते हैं? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड 50 मेंबर तक हो, स्पेशल बिजनेस के केस में करवा सकते हैं। एक दफा रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कर ले, रिवोक नहीं किया जा सकता। वर्किंग पेपर सारे साथ अटैच करने होंगे रेजोल्यूशन के, और सब्सिक्वेंट मीटिंग के मिनट्स में इसको भी, क्योंकि मीटिंग तो हुई नहीं तो, लेकिन जाहिर है जो फैसला हुआ है वो कहीं ना कहीं तो नोट होना चाहिए। कहां पे नोट होगा? सब्सिक्वेंट मीटिंग के मिनट्स में। कुछ समझ आई इसके? तो मुझे नहीं लगता। चले हैं, अब चैप्टर खत्म होगा, केस स्टडीज की तरफ जाएंगे। और बल्कि मुझे याद आया, चैप्टर 14 की भी केस स्टडीज हमने वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं ना की, डिस्कस की है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नहीं की ना। ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, चैप्टर 14 और 15 दोनों की केस स्टडी इकट्ठी करेंगे, लेकिन फायदा तब कुछ नहीं होगा। क्यों भला? तब तक तो चैप्टर 14 आपके जहन से निकल चुका होगा, है ना। आपने कौन सा रिवाइज करना होता है? चले, ये वीकेंड जो है ये इस पे करेंगे चैप्टर 14 रिवाइज, और 15 भी, ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जब 14 और 15 की केस स्टडीज करें, प्रॉपरली डिस्कस, सिर्फ हिंट नहीं, पूरी केस स्टडीज को, तो उस वक्त आप उसमें पार्टिसिपेट कर सके। टेस्ट भी देंगे, सारा कुछ करेंगे, ये अभी के जज्बात है, आधे घंटे बाद जज्बात ठंडे हो जाते। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पे इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।